नमस्कार दोस्तों, करियर क्लासेज के इस ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने इंडियन इकोनॉमी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर हाजिर हुआ हूं। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूं। तो दोस्तों, आज हम इन क्वेश्चनों का गहराई से अध्ययन करने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन की जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं, तो ध्यान से वीडियो को देखना है और लास्ट तक वीडियो में बने रहना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के अंदर शेयर करना है। तो दोस्तों, आज के क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं आज के मोटिवेशन कोड के साथ। आज का मोटिवेशन कोड है, बीतेगा ये दौर और वो दौर भी बीत जाएगा। बीतेगा ये दौर और वो दौर भी बीत जाएगा। संघर्ष की आंधी के बाद एक नया दृश्य आएगा। डटे रहना मैदान में चाहे कितना भी शोर हो, एक दिन ये जमाना तुम्हारे गीत गाएगा। तो दोस्तों, ये है आज का मोटिवेशन कोड। तो अब शुरू करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भारतीय अर्थव्यवस्था के, जो मैं आपके सामने लेकर आया हूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मसाला ब्रांड के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? मसाला ब्रांड के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा इसका सी, कि मसाला ब्रांड के लिए सबसे लोकप्रिय बाजार वर्तमान में न्यूयॉर्क में है। तो ये जो कथन है, ये इसका राइट नहीं है। और बात करें इसकी जानकारी की, तो मसाला ब्रांड जो है भारतीय कंपनियों को भारतीय मुद्रा में विदेशी कर्ज बढ़ाने की अनुमति देते हैं। इनमें भुगतान भारतीय रुपयों में होता है और उसी समय निवेशक ब्याज दरों को प्राप्त करते हैं, जो अपने घरेलू बाजारों की तुलना में अधिक है। और मसाला ब्रांड का सबसे बड़ा बाजार जो है लंदन में है, तो न्यूयॉर्क के अंदर नहीं होकर ये लंदन में है, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका निर्यात अदृश्य निर्यात है? किसका निर्यात अदृश्य निर्यात है? तो राइट आंसर होगा ए, सेवाएं। सेवाएं जो है, इनका जो निर्यात है, ये अदृश्य निर्यात है। यानी वह निर्यात जिसका भौतिक स्वरूप और उपस्थित नहीं होती है, वह निर्यात जिसका भौतिक स्वरूप और उपस्थित नहीं होता, वह अदृश्य निर्यात कहलाता है। और सेवाएं जो है एक प्रकार का अदृश्य निर्यात है, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रणाली के बारे में निम्नलिखित बयानों पर विचार करें। मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रणाली के अंदर जो बयान दिए गए हैं, तो उनमें हमें विचार करना है। कौन से? तो देखते हैं। पहला है, यह पूंजीवादी और समाजवादी बाजार दोनों की सुविधाओं को जोड़ती है। दूसरा है, मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रणाली का भारत एक उत्कृष्ट उदाहरण है। तो इन दोनों कथनों में से बताना है कि कौन सा सही है तो कौन सा गलत है। तो दोस्तों, 2 नंबर जो है ये सही है, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रणाली का भारत एक उत्कृष्ट उदाहरण है, ये जो है कथन इसका राइट है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, केवल 2 नंबर। तो बात करें, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली की विशेषता है जहां सरकार अर्थव्यवस्था के कुछ सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधि का निर्देशन करती है। बाकी की कीमत तंत्र को संचालित करने के लिए छोड़ दिया जाता है। और दूसरा कथन सत्य है, क्योंकि भारत और जापान जैसे देश मिश्रित अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण उदाहरण है। ये ध्यान में रखना है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के भारत और जापान ये महत्वपूर्ण उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिवार्य वस्तुएं अधिनियम कब पारित हुआ? अनिवार्य वस्तुएं अधिनियम कब पारित हुआ? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ए, 1955 के अंदर। 1955 के अंदर जो अनिवार्य वस्तुएं अधिनियम है, ये पारित हुआ था। अब बात करें, तो अनिवार्य वस्तुएं अधिनियम 1955 में पारित हुआ और इस अधिनियम में उन वस्तुओं के उत्पादन, वितरण और मूल्य निर्धारण को विनिमय एवं नियंत्रित करने की व्यवस्था की गई थी, जिनकी आपूर्ति बनाए रखने या बढ़ाने तथा उनका समान वितरण प्राप्त करने और उचित मूल्य पर उनकी उपलब्धता के लिए अनिवार्य घोषित किया गया था। तो दोस्तों, जो मैं आपके सामने क्वेश्चन लेकर आया हूं, उसकी जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो मैं इसके जो क्वेश्चन है उनके नीचे दे रहा हूं। तो ये आप
जो है रिपीट कर लेना, ताकि आपको जो है क्वेश्चनों के अंदर कोई समस्या न आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लोटिंग दर ब्रांड के बारे में निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। फ्लोटिंग दर ब्रांड के बारे में जो कथन दिए गए हैं, तो इनमें पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। तो हमें सत्य कथन है ये छांटना है। पहला है कूपन दर निश्चित नहीं होती। दूसरा है बेंचमार्क दर के संदर्भ में कूपन दर रीसेट होती है। और तीसरा इसका है अंकित मूल्य से छूट पर बेचा जाता है। तो इनमें से कौन सा कथन जो सत्य है, कौन सा असत्य है। तो दोस्तों इसके अंदर जो सत्य और असत्य जो कथन है, तीनों जो कथन है, तीनों के तीनों कथन जो है इसके अंदर सत्य है, ध्यान में रखना है। पहला भी सत्य है, कूपन दर निश्चित नहीं होती। दूसरा बेंचमार्क दर के संदर्भ में कूपन दर रीसेट होती है, यह भी सत्य है। और तीसरा अंकित मूल्य से छूट पर बेचा जाता है, ये जो कथन है यह भी सत्य है। तो राइट आंसर होगा इसका 1, 2 और 3। नेक्स्ट है तो फ्लोटिंग रेट ब्रांड फंड निवेशकों को ब्रांड के संपर्क में प्रदान करते हैं, जो ब्याज दरों के उतार चढ़ाव को दर्शाते हैं। और इनके बारे में ये तीनों कथन जो है सत्य है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश के पूरे आय और व्यय का पूरा ब्यौरा, जिसे बजट कहा जाए, संसद के समक्ष पेश करना होगा। यह संविधान के किस अनुच्छेद यानी आर्टिकल के अंदर दिया गया है। जो देश के पूरे आय और व्यय का जो पूरा ब्यौरा है उसे बजट कहा जाएगा, तो ये संसद के समक्ष पेश करना होगा। यह संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है, पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, अनुच्छेद 112 के अंदर यह बात कही गई है। और बात करें तो अनुच्छेद 112 में भारत के बजट का वर्णन है, ध्यान में रखना है। अगर आपसे पूछे कि भारत के बजट का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 112 के अंदर है। और बजट में देश के आय और व्यय का पूरा ब्यौरा होता है। बजट संसद के समक्ष पेश किया जाता है। स्वतंत्र भारत का प्रथम केंद्रीय बजट 26 नवंबर 1947 को आर के सन्मुखन चेट्टी द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था। ध्यान में रखना है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम केंद्रीय बजट कब प्रस्तुत किया गया था, तो 26 नवंबर 1947 को प्रस्तुत किया गया। किसके द्वारा किया गया, आर के सन्मुखम चेट्टी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत से निम्न में से कौन अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के गवर्नेंस के बोर्ड में पदेन गवर्नर के रूप में कार्य करता है। तो भारत के अंदर जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है, इसके गवर्नेंस बोर्ड के रूप में कौन जो है पदेन गवर्नर के रूप में कार्य करता है, पूछा गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, वित्त मंत्री जो है गवर्नर के रूप में कार्य करता है। अब बात करें तो भारत अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का संस्थापक सदस्य है। भारत की तरफ से भारत का वित्त मंत्री अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के गवर्नर के बोर्ड में पदेन गवर्नर के रूप में कार्य करता है। और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत का प्रतिनिधित्व कार्यकारी निदेशक करता है, जो 3 अन्य देशों यानी भारत, श्रीलंका, भूटान का भी प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MRTP अधिनियम। MRTP अधिनियम भारत में कब पारित हुआ था, तो MRTP अधिनियम भारत के अंदर कब पारित हुआ, राइट आंसर होगा ए, 1969 1969 को पारित हुआ था। तो बात करें इस अधिनियम के बारे में, तो आर्थिक शक्ति के सहकेंद्रण को रोकने, प्रतिबंधात्मक या अनुचित व्यापार पद्धतियों पर रोक लगाने और एकाधिकारों पर नियंत्रित करने के लिए 1969 में MRTP एक्ट पास किया गया। और इसका पूरा नाम एकाधिकार एवं प्रतिबंधित व्यापार पद्धतियां अधिनियम है। और यह 18 दिसंबर 1969 को पारित हुआ और 27 दिसंबर 1969 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर जो है इस पे किए गए थे। लेकिन यह 1 जून 1970 को देश के अंदर लागू किया गया था। तो ये ध्यान में रखना है कि देश के अंदर कब लागू किया गया, तो 1 जून 1970 को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में किस में पब्लिक सेक्टर सबसे ज्यादा प्रचलित है। भारत में निम्न में से जो है किस में पब्लिक सेक्टर सबसे ज्यादा प्रचलित है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, ट्रांसपोर्ट के अंदर पब्लिक सेक्टर सबसे ज्यादा जो है ट्रांसपोर्ट के अंदर भारत में प्रचलित है।
और बात करें तो भारत में ट्रांसपोर्ट व्यापार ज्यादातर पब्लिक सेक्टर में है और पब्लिक सेक्टर जो है ये निजी स्वामित्व का होता है, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, भारत में फैक्ट्रीज ऑफ क्रेडिट किसे कहा जाता है? फैक्ट्रीज ऑफ क्रेडिट है भारत में जो है किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा डी, वाणिज्य बैंक को फैक्ट्रीज ऑफ क्रेडिट कहा जाता है। नेक्स्ट है, डॉक्टर आर के हजारी समिति किससे संबंधित है? डॉक्टर आर के हजारी समिति किससे संबंधित है? तो राइट आंसर होगा ए, औद्योगिक लाइसेंसिंग, औद्योगिक लाइसेंसिंग से संबंधित है डॉक्टर आर के हजारी समिति। तो बात करें डॉक्टर आर के हजारी की अध्यक्षता वाली हजारी कमेटी औद्योगिक लाइसेंसिंग है और इसने 1967 यानी 1967 में अपनी रिपोर्ट दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीरा सेठ समिति किससे संबंधित थी? मीरा सेठ समिति जो है ये किससे संबंधित थी? तो राइट आंसर होगा ए, हथकरघा उद्योग से। मीरा सेठ समिति हथकरघा उद्योग से संबंधित थी। और बात करें तो मीरा सेठ समिति हथकरघा उद्योग से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा शुल्क किस प्रकार का कर है? सीमा शुल्क किस प्रकार का कर है पूछा गया है। तो राइट आंसर होगा बी, अप्रत्यक्ष कर है। सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर है, राइट आंसर बी है। और बात करें तो अप्रत्यक्ष कर वह कर है यानी अप्रत्यक्ष कर वह कर होता है जो प्रत्यक्ष रूप से व्यक्तियों द्वारा नहीं चुकाए जाते हैं और उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क, सेवा कर, टोल टैक्स अप्रत्यक्ष करों के महत्वपूर्ण उदाहरण है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिपो या रिजर्व रेपो की नीलामी किस दर पर जो है की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, निश्चित और परिवर्तनीय दोनों पर। निश्चित और परिवर्तनीय दर इन दोनों पर जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेपो और रिजर्व रेपोर्ट जो है इनकी नीलामी जो है की जाती है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद की स्थापना किसके लिए की गई? राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद की स्थापना जो है ये किसके लिए की गई थी? तो राइट आंसर होगा सी, छोटे और मध्यम उद्यम के लिए। छोटे और मध्यम उद्यम के लिए जो है राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, एक ऐसी रणनीति जिसमें कम से कम दो बाजारों का सम्मान या तुलनात्मक प्रतिभूतियों की समवर्ती खरीद और बिक्री शामिल है ताकि उनकी कीमतों में भिन्नता से लाभ प्राप्त हो सके, तो क्या कहलाती है? एक ऐसी रणनीति जिसमें कम से कम दो बाजारों की समान या तुलनात्मक प्रतिभूतियों की समवर्ती खरीद और बिक्री शामिल है ताकि उनकी कीमतों में भिन्नता और लाभ प्राप्त हो सके, तो वह क्या कहलाती है? राइट आंसर होगा ए, पंचायत। वह पंचायत कहलाती है। नेक्स्ट है, जब प्राकृतिक वृद्धि या अंदरूनी प्रवासन के माध्यम से श्रम बल में प्रवेश करने वाले नए श्रमिकों की संख्या श्रमिकों को छोड़ने की संख्या से अधिक है, तो इसे किस तरह की बेरोजगारी कहा जाता है? तो राइट जो आंसर होगा इसका सी, जनसंख्या बेरोजगारी। जनसांख्यिकीय बेरोजगारी कहा जाता है। यानी जब प्राकृतिक वृद्धि या अंदरूनी प्रवासन के माध्यम से श्रम बल में प्रवेश करने वाले नए श्रमिकों की संख्या श्रमिकों को छोड़ने की संख्या से अधिक होती है, तो उसे जनसांख्यिकीय जो है बेरोजगारी कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में ओवरसीज शेयर धारकों को स्वीकारने वाला भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? ओवरसीज शेयर धारकों को स्वीकारने वाला भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो राइट आंसर होगा बी, एनएसई जो स्टॉक एक्सचेंज है। और बात करें एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसकी फुल फॉर्म है, यानी ओवरसीज शेयर धारकों को स्वीकारने वाला पहला स्टॉक एक्सचेंज है एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। नेक्स्ट है, खुले बाजार संचालन के माध्यम से
आरबीआई निम्नलिखित बाजारों में से किस एक में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? खुले बाजार संचालन के माध्यम से जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये बाजारों में किस एक में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो राइट आंसर होगा ए, गिल्टदार बाजारों के अंदर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सामान्य रूप से भारत के लघु उद्योगों की विशेषता नहीं है? कौन सा सामान्य रूप से भारत के लघु उद्योगों की विशेषता नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा डी, कुशल विपणन जो प्रणाली है, कुशल विपणन प्रणाली, ये भारत के लघु उद्योगों की विशेषता नहीं है। तो राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट है, डॉक्टर डी आर मेहता की अध्यक्षता वाली समिति किससे संबंधित थी? डॉक्टर डी आर मेहता से संबंधित जो है समिति, ये किससे संबंधित थी अध्यक्षता वाली जो समिति? तो राइट आंसर होगा डी, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम सुधार, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम सुधार। तो डॉक्टर डी आर मेहता की अध्यक्षता वाली समिति जो है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम सुधार से संबंधित थी और यह समिति ध्यान में रखना 1993 यानी 1993 के अंदर बनाई गई थी। नेक्स्ट है, भारत में गरीबी का निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक कारण है? भारत में निम्न में से गरीबी का जो है, गरीबी का निम्न में से कौन सा आर्थिक कारण नहीं है पूछा गया है? तो राइट आंसर होगा ए, असमान आय। असमान आय ये भारत में गरीबी का जो है आर्थिक कारण नहीं माना जाता। नेक्स्ट है, भारत की पहली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन सी है? भारत की पहली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन सी है? तो राइट आंसर होगा सी, प्रथमा बैंक। ये भारत की जो है पहली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। और बात करें प्रथमा बैंक के बारे में, तो प्रथमा बैंक भारत का सबसे पुराना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान में रखना 2 अक्टूबर 1975 को। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी और इसका मुख्यालय पूछे तो मुरादाबाद के अंदर इसका मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट है, यूटीआई बैंक का नाम 2007 में बदलकर क्या किया गया? यूटीआई बैंक का नाम बदलकर 2007 के अंदर क्या किया गया था? तो राइट आंसर होगा सी, एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक नाम किया गया था 2007 में बदलकर, ध्यान में रखना है। और बात करें तो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी यूटीआई, यूटीआई की फुल फॉर्म है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1993 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी यूटीआई बैंक की और 2007 में इसका नाम बदलकर एक्सिस बैंक जो है रख दिया गया था और यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है। ध्यान में रखना, अगर पूछा जाए यूटीआई बैंक की स्थापना कब हुई? 1993, फुल फॉर्म यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया और इसकी स्थापना 1993 में और भारत का तीसरा बड़ा बैंक पूछे तो यूटीआई बैंक और अब वर्तमान में इसका जो नाम है ये एक्सिस बैंक है और एक्सिस बैंक नाम इसका 2007 के अंदर किया गया था। नेक्स्ट है, किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक ने सुरक्षा निपटान के लिए विशेष निधि सुविधा शुरू की? किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक ने जो सुरक्षा निपटान के लिए विशेष निधि सुविधा जो है NSFFSS जो है शुरू की थी? तो राइट आंसर होगा इसका ए, 2000 के अंदर ये शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समुद्री उद्देश्य के लिए मानक मानचित्र प्रक्षेपण है? यानी समुद्री मार्ग दिखाने के लिए जो उपयुक्त मानक मानचित्र है ये कौन सा है पूछा गया है? तो राइट आंसर होगा ए, मार्केटर प्रक्षेपण। मार्केटर प्रक्षेपण जो है यह समुद्री उद्देश्यों के लिए मानक मानचित्र प्रक्षेपण है जो समुद्री मार्ग दिखाने के लिए उपयुक्त है। और बात करें तो मार्केटर प्रक्षेपण ये 1569 में जेरार्ड मार्केटर ने दिया था। जेरार्ड से जो मार्केटर है इनके द्वारा मार्केटर जो प्रक्षेपण है ये दिया गया था। कब दिया गया था? 1569 के अंदर दिया गया था। नेक्स्ट है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बारे में सत्य कथन कौन सा है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बारे में सत्य कथन कौन सा है पूछा गया है? तो दोस्तों राइट आंसर होगा इसका डी, सभी कथन भी सत्य है। सभी कथन सत्य है। बात करें तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बारे में यानी वे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के प्रावधानों के अनुसार स्थापित किए गए, राइट कथन है। दूसरा है, प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक वाणिज्य बैंकों के द्वारा प्रायोजित है, यह भी सत्य है। और
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिसूचित क्षेत्रों में शाखाएं खोल सकते हैं, ये भी कथन सत्य है। तो राइट आंसर इसका डी, सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा कथन सही है? निम्न में कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, सहकारी बैंक यानी आरबीआई के आंशिक नियंत्रण में है। सहकारी बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आंशिक में है, ये कथन जो है ये राइट है। और बात करें तो वाणिज्य बैंक ये 1949 में बैंकिंग विनिमय अधिनियम द्वारा शासित होते हैं, लेकिन इस अधिनियम में के केवल कुछ वर्ग सहकारी बैंकों पर लागू होते हैं, इसलिए आरबीआई का सहकारी बैंकों पर आंशिक नियंत्रण है। आजादी के बाद निम्न में किसने भारत की पहली औद्योगिक नीति विकसित की? आजादी के बाद निम्न में किसने भारत की पहली औद्योगिक नीति विकसित की थी? तो इसका राइट आंसर होगा बी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो है भारत की जो पहली औद्योगिक नीति है ये विकसित की थी। नेक्स्ट है यूटीआई। यूटीआई का यूटीआई फर्स्ट और यूटीआई सेकंड में बंटवारा कब हुआ? यूटीआई का यूटीआई फर्स्ट और सेकंड में बंटवारा कब हुआ? तो राइट आंसर होगा सी, 2003 के अंदर बंटवारा हुआ था। और यूटीआई फर्स्ट यूटीआई सेकंड में बंटवारा 2003 में, और इसका बाद में नाम एक्सिस बैंक इसका नाम 2007 के अंदर किया गया था। नेक्स्ट है, निम्न में क्या राष्ट्रीय आय को प्रदर्शित करता है? जो कौन सा कथन है जो राष्ट्रीय आय को प्रदर्शित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी डी राइट आंसर होगा। कारक लागत पर नेट राष्ट्रीय उत्पाद, कारक लागत पर नेट राष्ट्रीय उत्पाद जो है ये राष्ट्रीय आय को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है, योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष निम्न में कौन थे? योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा सी, गुलजारी लाल नंदा। योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। नेक्स्ट है, नाबार्ड द्वारा पायलट प्रोजेक्ट किस वर्ष शुरू किया गया? नाबार्ड द्वारा पायलट प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया? तो राइट आंसर होगा सी, 1992 1992 के अंदर शुरू किया गया था। और राष्ट्रीय कृषि और राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक, नाबार्ड की फुल फॉर्म यानी राष्ट्रीय कृषि और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बैंक द्वारा पायलट प्रोजेक्ट 1992 के अंदर शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिमोट योजना भारत के किस उद्योग से संबंधित है? रिमोट योजना भारत के किस उद्योग से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, कोयर उद्योग से संबंधित है। रिमोट योजना भारत के कोयर उद्योग से संबंधित है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानदंडों के अनुसार घरेलू एयरलाइन को अंतरराष्ट्रीय संचालन के लिए कितने साल घरेलू परिचालन पूर्ण करने की आवश्यकता है? मानदंडों के अनुसार घरेलू एयरलाइन को अंतरराष्ट्रीय संचालन के लिए कितने साल घरेलू परिचालन करने की आवश्यकता है? तो राइट आंसर होगा सी, 5 साल। राइट आंसर होगा सी, 5 साल। तो बात करें तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर परिचालन के लिए घरेलू एयरलाइंस को कम से कम 5 वर्ष घरेलू उड्डयन का जो है अभ्यास होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीपीएल की पहचान के लिए उपभोग व्यय की सलाह देने वाली समिति की अध्यक्षता किसने की? बीपीएल की पहचान के लिए उपभोग व्यय की सलाह देने वाली समिति की अध्यक्षता किसने की थी? इसका राइट आंसर होगा डी, सुरेश तेंदुलकर ने की थी। और बात करें तो सुरेश तेंदुलकर भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे और वो गरीबी पर अपनी रिपोर्ट के लिए जाने जाते थे और उनका निधन 2011 के अंदर हुआ था। नेक्स्ट है, निम्न में क्या आरबीआई का कार्य अधिकारी नहीं है? आरबीआई का कार्य या अधिकारी नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी भारत मैक्रो अर्थव्यवस्था से संबंधित आंकड़ों के सांख्यिकी विश्लेषण की जिम्मेदारी संभालना, ये जो है
यानी विश्लेषण की जिम्मेदारी संभालना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की जिम्मेदारी है। ये राइट आंसर, तो डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा भारत में प्राकृतिक गैस के उपयोग के घटते क्रम का सही वर्णन करता है? कौन सा कथन जो है ये भारत के अंदर प्राकृतिक गैस के उपयोग के घटते क्रम का सही वर्णन करता है? तो राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर बी, यानी विद्युत उत्पादन, उर्वरक, औद्योगिक ईंधन और कैप्टिव उद्योग, ये बी जो कथन है ये भारत के अंदर प्राकृतिक गैस के उपयोग के घटते क्रम का सही वर्णन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक उधार लेने वाला कौन है? तो भारत के अंदर सर्वाधिक उधार लेने वाला पूछा गया, तो राइट आंसर होगा ए, भारत सरकार। भारत में सर्वाधिक उधार लेने वाला भारत सरकार है। नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक के बारे में कौन सा कथन गलत है? रिजर्व बैंक के बारे में कौन सा कथन जो है ये गलत है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी आरबीआई, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये राज्य सरकारों के सभी बैंकिंग परिचालनों की जिम्मेदारी है। ये जो कथन है ये गलत कथन है। राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किससे संपत्ति की कीमतों में गिरावट आएगी? किस से संपत्ति की कीमतों में गिरावट आएगी तो पूछा गया है, तो इसमें कौन सा कथन सही है, कौन सा राइट है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ए, अर्थव्यवस्था में कम चल निधि से संपत्ति की कीमतों में गिरावट आएगी। नेक्स्ट है, किस वर्ष आरबीआई को पैसा, विदेशी मुद्रा, जी सेक और स्वर्ण संबंधी प्रतिभूति बाजार को नियंत्रित करने का अधिकार दिया गया? किस वर्ष आरबीआई को पैसा, विदेशी मुद्रा, जी सेक और स्वर्ण संबंधी प्रतिभूति बाजार को नियंत्रित करने का अधिकार दिया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा बी, 2006 के अंदर यह अधिकार दिया गया था। यानी आरबीआई को पैसा, विदेशी मुद्रा, जी सेक और स्वर्ण संबंधी प्रतिभूति बाजार को नियंत्रित करने का जो अधिकार है ये 2006 में दिया गया था। नेक्स्ट है, निम्न में क्या नियंत्रण की मात्रात्मक माप नहीं है? निम्न में से जो है कौन सी नियंत्रण की मात्रात्मक माप नहीं है पूछा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, मार्जिन आवश्यकताएं, ये जो है नियंत्रण की मात्रात्मक माप नहीं है। यानी बैंक दर नीति, खुला बाजार परिचालन और आरक्षित आवश्यकताएं ये नियंत्रण की मात्रात्मक माप नहीं है, ये ध्यान में रखना है। ये माप है, यानी बैंक दर नीति, खुला बाजार परिचालन और आरक्षित आवश्यकता, ये तीनों तो नियंत्रण मात्रात्मक माप है, और लेकिन डी जो है मार्जिन आवश्यकता ये माप नहीं है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए, यानी इनमें पूछा गया कि कौन सी फसलें जो है पूर्ण रूप से खाद्य फसलों को प्रदर्शित करती है? कौन सी फसल है जो खाद्य फसलों को प्रदर्शित करती है पूछा गया है? गेहूं, चावल, मोटे अनाज और दाल, इनमें से कौन सी जो फसल है चारों में से जो खाद्य फसलों को प्रदर्शित करती है? तो ध्यान होगा कि गेहूं भी खाद्य फसल है, चावल भी खाद्य, मोटे अनाज भी खाद्य और दाल, ये चारों जो है खाद्य फसल है। तो ये चारों सत्य कथन है, तो राइट जो आंसर होगा इसका डी, 1, 2, 3 और 4 ये चारों जो है सत्य है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम प्रारंभ में किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया? राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम प्रारंभ में किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा डी, 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर ये शुरू किया गया था। और बात करें तो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम प्रारंभ में 1995 के अंदर 8वीं जो पंचवर्षीय योजना हुई थी इसके अंदर शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, कॉफी पोशा की स्थापना किस उद्देश्य से हुई? कॉफी पोशा की स्थापना किस उद्देश्य से हुई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, तस्करी को रोकने और विदेशी मुद्रा को बचाने के लिए। तस्करी को रोकने और विदेशी मुद्रा को बचाने के लिए कॉफी पोशा की स्थापना जो है ये हुई थी। यानी
कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्राइवेशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज, और इसकी स्थापना 1974 के अंदर तस्करी को रोकने और विदेशी मुद्रा को बचाने के लिए की गई थी। ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, खाद्य कूपन का विचार किसने दिया? खाद्य कूपन का विचार किसने दिया था? तो राइट जो आंसर होगा इसका डी, कौशिक बसु। खाद्य कूपन का विचार जो है कौशिक बसु के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन से मिलान सही है? कौन से मिलान सही है? पीली क्रांति अंडे ये सही है, या सुनहरी क्रांति तिलहन ये सही है, गोल क्रांति आलू ये सही है, या भूरी क्रांति उर्वरक? तो इन चारों के अंदर पूछा गया है कि कौन से कथन है सत्य है। तो दोस्तों गोल क्रांति आलू ये राइट है और भूरी क्रांति उर्वरक ये भी राइट है। तो राइट आंसर होगा डी, 3 और 4, तो ये राइट है। तो बात करें, पीली क्रांति जो है तिलहन उत्पादन से संबंधित है और सुनहरी क्रांति जो है फल उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन से और सुनहरी फल से जो है ये तिलहन उत्पादन से है, ये ध्यान में रखना है। पीली क्रांति और सुनहरी फल उत्पादन से है, ये ध्यान में रखना है। और गोल क्रांति आलू से और भूरी क्रांति उर्वरक से। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा पुरस्कार के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा हिंदी में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? कौन सा पुरस्कार जो है के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा हिंदी में श्रेष्ठ कार्य के लिए जो है दिया जाता है? तो राइट आंसर होगा बी, व्यास सम्मान। व्यास सम्मान ये के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और ये हिंदी में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है, नोहक्लियाई झरना किस प्रदेश में है? नोहक्लियाई झरना किस प्रदेश में है? तो राइट आंसर होगा डी, मेघालय के अंदर है। और बात करें नोहक्लियाई झरना, ये मेघालय के चेरापूंजी के अंदर स्थित है और यह 1115 फीट यानी 340 मीटर ऊंचा है और इसकी चौड़ाई पूछे तो 75 मीटर इसकी जो है 75 फीट जो है इसकी चौड़ाई है। तो दोस्तों आज हमने इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस किया है और ये क्वेश्चन जो है आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और एसएससी जीडी के अंदर जो है अर्थव्यवस्था के इकोनॉमी के क्वेश्चन पूछे भी जा रहे हैं और ये एसएससी और यूपीएससी लेवल की जो भी वैकेंसी है, जो भी एग्जाम होते हैं, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करके बताना है कि आज के जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे। और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के अंदर शेयर करना है और अपने इस चैनल करियर क्लासेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।